सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। कल मैंने आपको इसको थोड़ा सा परिचय बताया था। कल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम हो गए थे और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के आगे का जो है वो हम अब करेंगे। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का अगला जो पॉइंट कर रहे हैं हम वो है उद्भव, कि विभिन्न विद्वानों ने इसका उद्भव अलग अलग बताया है। किसी ने कहा है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से इसका उद्भव हुआ, किसी ने कहा है द्रविड़ों ने इसका उद्भव किया, किसी ने कहा ग्रामीण संस्कृति से इसका उद्भव हुआ और किसी ने ये कहा है कि सोथी संस्कृति से इसका उद्भव हुआ। तो हम देखते हैं किसने क्या बताया। सबसे पहले हम देखें तो मत जो है मेसोपोटामिया या सुमेरियन उत्पत्ति का है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, ऐसा कहा। इनमें विद्वान कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। विद्वानों का नाम याद रखना है कि कौन कौन है। गार्डन चाइल्ड, क्रैमर, लियोनार्ड बुली, एच.डी. सांकलिया, इसके अलावा डी.डी. कोसाम्बी। ये हम कह सकते हैं जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को इन लोगों ने उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से बताई है। एच.डी. सांकलिया ने यह कहा कि हड़प्पा में जो एक तरह से चबूतरे थे, इस तरह के चबूतरे थे, इनको कहा कि ये मेसोपोटामिया में मिलने वाले जिगुरत इनकी तरह थे, इसलिए उसने कह दिया कि इसकी उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया से हुई है। लेकिन इस साक्ष्य को हम सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता अर्धनगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अच्छे से बनाई गई थी, लेकिन मेसोपोटामिया में इसका अभाव था। सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता में माप तोल की एक ही पद्धति थी पूरी सभ्यता में, लेकिन मेसोपोटामिया में इसका अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी। कल बताया था मैंने आपको, भाव चित्रात्मक लिपि थी, और लेकिन यहाँ की जो लिपि थी वो कीलाक्षर थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सभ्यताओं में अंतर था। इसलिए मेसोपोटामियाई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या उद्भव का क्षेत्र नहीं माना जा सकता। इसके अलावा द्रविड़ों से इसकी उत्पत्ति बताई है राखलदास बैनर्जी, आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। आर.डी. बैनर्जी ने इसकी उत्पत्ति द्रविड़ों से बताई है। इसके अलावा थोड़ा और चले तो सोथी संस्कृति, हनुमानगढ़ बीकानेर में जो सोथी संस्कृति है, सोथी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति बता दी है अमलानंद घोष ने। और एक मत और प्रचलित है जिसमें रोमिला थापर, और फेयर सर्विस ब्रिजेट, इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो ईरानी और बलूचिस्तानी ग्रामीण संस्कृति से बता दी कि ईरान के और बलूचिस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये देखें, हम सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव या उत्पत्ति के बारे में बताया विभिन्न विद्वानों ने, जिसमें मेसोपोटामिया से उत्पत्ति बताई है गॉर्डन चाइल्ड, क्रैमर, लियोनार्ड बुली, एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ने जिगुरत से तुलना की है, ठीक है। डी.डी. कोसाम्बी, जॉन मार्शल। इसके अलावा द्रविड़ जो उत्पत्ति बताई है वो है आर.डी. बैनर्जी। सोथी संस्कृति से अमलानंद घोष ने, रोमिला थापर, फेयर सर्विस ब्रिजेट, इन्होंने जो है उत्पत्ति बताई है ईरानी या बलूचिस्तानी ग्रामीण संस्कृति से। ये इसकी उत्पत्ति का हो गया।
देखें, उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी प्रजातियों के नर कंकाल पाए गए हैं। तो देखें प्रजाति कौन कौन सी थी, उसमें देखें तो मुख्यतः जो प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, या प्रोटो कह दो या इसको आद्य ऑस्ट्रेलियाइड कह दो, एक ही बात है। मंगोलाइड, अल्पाइन, और चौथा है भूमध्य सागरीय। ये 4 तरह की प्रजातियों के कंकाल या 4 तरह की प्रजातियों का अस्तित्व माना गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन 4 प्रजातियों का अस्तित्व था। अब इसमें देखें, इसमें मोहनजोदड़ो में जो सर्वाधिक जो जिस प्रजाति के कंकाल मिले हैं, जिस प्रजाति के लोग रहते थे, वो है भूमध्य सागरीय। तो इस तरह देखें सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या आद्य ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइट, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। इस तरह मोहनजोदड़ो में जो सर्वाधिक प्रजाति पाई गई है वो कौन सी है? भूमध्य सागरीय। आगे देखें, अब हम इस सभ्यता के एक एक स्थलों को लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नगर नियोजन हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, अधिकांश नगर जो थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ये पश्चिम का भाग हो गया और ये पूर्व का भाग हो गया। इसको दुर्ग टीला कहा जाता था और इसको निचला शहर या निचला नगर कहा जाता था। ये चबूतरे पर निर्मित था। ये चीज़ पहले समझनी है, एक एक स्तर को लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हम समझे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। और जो दुर्ग क्षेत्र था इसको बाहर से दुर्गीकृत या किलेबद्ध किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा अपवाद मैं आपको पहले बता दूं क्या है करके। कालीबंगा एकमात्र ऐसा शहर है या ऐसा स्थल है, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का, कि कालीबंगा में जो निचला नगर है उसको भी दुर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये तो दुर्गीकृत है ही, सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ दीवार बना दी इसके, लेकिन इसको भी, निचले नगर को भी क्या किया गया है? दुर्गीकृत किया गया कालीबंगा में। एक चीज़। दूसरा, अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल में दोनों शहरों को या दोनों क्षेत्रों को एक ही दीवार से, और ये 2 जगह है, दोनों गुजरात में है, लोथल व दूसरा है सुरकोटड़ा। इन दोनों को एक ही, इस दोनों जगह पर दुर्ग टीले को और निचले नगर को एक ही दीवार से दीवारबद्ध किया, दुर्गीकृत किया गया है, एक ही किलीबंदी की गई है एक ही दीवार से। ठीक है, देखिए कालीबंगा में निचला शहर अलग अलग से दुर्गीकृत किया गया है, जबकि लोथल और सुरकोटड़ा में दोनों को एक ही दीवार से या एक ही दीवार से दुर्गीकृत किया गया है। एक चीज़। दूसरा देखें, एक इसमें अपवाद और आता है। एक अपवाद यह है कि एक क्षेत्र है चन्हुद्रो पाकिस्तान में। चन्हुद्रो का कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, यानी कि कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, कोई इसमें दीवार नहीं बना रखी किसी भाग में। एक तो ये, एक हमें जो है अपवाद के रूप में एक याद और करना है आपको, धौलावीरा। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा गया है सामान्यतः, लेकिन जो धौलावीरा है उसमें एक मध्यम नगर भी पाया गया है, यानी कि 3 भागों में बट गया, उसको मध्यमा कहा गया है। तो 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। दोबारा देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर 2 भागों में बटे हुए हैं, एक पश्चिम का और एक पूर्व का। पश्चिम वाले को दुर्ग टीला, ये ऊंचाई पर बना हुआ था और ये नीचे था। अब हम देख सकते हैं मैंने इसको छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया है, तो कहने का मतलब है हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं तो बड़े मकान जो होते हैं, अमीरों के कह दो या बड़े व्यापारियों के कह दो, वो जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं और काफ़ी बड़े बनाए गए होते हैं। तो ये ऊंचाई पर है, संख्या में यहाँ पर कम थे, और
यहाँ पर ये निचला नगर है, यहाँ पर आम जनता रहती थी। यहाँ पर इस सभ्यता को चलाने वाला वर्ग, चाहे वो पुरोहित वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शासक वर्ग हो, जो भी वर्ग हो, वो उस सभ्यता को चलाने वाला वर्ग रहता था और यहाँ पर आम जनता रहती थी। अधिकांशतः नगरों को 2 भागों में बांटा गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि धौलावीरा एक ऐसा है जिसमें 3 भाग मिले हैं, जिसको मध्यमा कहा गया है, बीच वाले भाग को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें चंदहुद्रों की, तो चंदहुद्रों में ना तो ये भाग और ना ये भाग, दोनों में से कोई भाग दुर्गीकृत नहीं था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में निचले नगर को अलग से दुर्गीकृत किया गया था। और अगर मैं बात करूं लोथल व सुरकोटड़ा, दोनों गुजरात में हैं, तो इन दोनों को एक ही दीवार से दुर्गीकृत किया गया था। ये हमने बेसिक इसलिए लिया है कि हम एक एक नगर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पता हो तो आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस सभ्यता का हम सबसे पहला स्थल लेते हैं हड़प्पा। एक नदी है रावी, रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित है पाकिस्तान में। जो जगह है वो जगह मूलतः थी, उसका नाम था मोंटगोमरी। इस मोंटगोमरी का वर्तमान नाम है शाहीवाल। यहां पर ये स्थल है। दोबारा देखें, हड़प्पा है कहां पर, तो हम कह देंगे ये पाकिस्तान में है। एक चीज, किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। कहां पर है? तो मोंटगोमरी। वर्तमान में इसका नाम है शाहीवाल। हड़प्पा की अगर हम बात करें खोजकर्ता की, तो इसकी खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और इसके उत्खनन की बात हम करें तो इसके उत्खनन में 2 व्यक्तियों का योगदान है। 1926 में इसका उत्खनन का कार्य माधव स्वरूप वत्स ने किया, और 1946 में इसके उत्खनन का काम मार्टिमर व्हीलर ने किया। ये मैंने कल भी बताया था आपको। ये उसका उत्खनन की बात हो गई। हड़प्पा जिस तरह से बसा था उस तरह से मिला नहीं। क्यों? मैंने आपको कल बताया था कि जब कराची से लाहौर 1856 में रेलवे लाइन डल रही थी, तो हड़प्पा के टीले से जो ईंटें थी वो निकाल कर रेलवे लाइन में बिछा दी गई थी, तो इसको उजाड़ दिया था एक तरह से। और जहाँ सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जो टीला बताया वो यहीं पर बताया था, शाहीवाल या मोंटगोमरी में हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें इसमें। अब ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक वही निचला शहर और दूसरा दुर्ग क्षेत्र जो है। देखें, ये वाला क्षेत्र दुर्ग या गढ़ी वाला क्षेत्र था, या गढ़ी कहते हैं इसको, और ये निचला शहर हो गया। अब हमें याद रखना है कि यहां से है क्या। हड़प्पा का जो टीला था उसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। तो आपसे ये पूछे कि माउंट एबी टीला कहाँ पर है, तो वो हड़प्पा में है। किसने संज्ञा दी? मार्टिमर व्हीलर ने। इसके ऊपर एक टीला और था जिसको एफ टीला कहा गया। ठीक है, और यहाँ पर एक ई टीला था। तो ये हो गया ए बी टीला, एफ टीला और ई। ए बी ई एफ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा इसमें देखें यहाँ से मिला क्या क्या है। तो यहाँ से ये जो दुर्ग है इसके उत्तरी क्षेत्र में जो हमें मिला है वो 18 वृत्ताकार चबूतरे, छह की पंक्ति में कुल 12 अन्नागार। इसके अलावा 15 यहां से हमें श्रमिक आवास, 15 यहाँ से क्या मिले हैं? श्रमिक आवास। यहाँ पर एक लकड़ी का ताबूत भी मिला है। इसके अलावा
यहाँ जो निचला शहर था इसके दक्षिण में एक कब्रगाह मिली है जिसे नाम दिया गया है, कब्रिस्तान है, उसे नाम क्या दिया गया है, R37, उसको नाम क्या दिया गया है, R37। इसके अलावा यहाँ से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे धरती माता या उर्वरा की देवी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा यहाँ से मुद्राओं पर खरगोश का अंकन मिला है, खरगोश का अंकन। एक मुद्रा पर गरुड़ जो है वो सांप को पैर में दबाए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, देखें दो क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, वो सिंधु घाटी सभ्यता से के हड़प्पा से मिली है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली हैं तो उसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली हैं तो उसका आंसर आ जाएगा हड़प्पा। अब देखें दोबारा से, ये इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती है कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। दोबारा देखें, हड़प्पा मैंने आपको बताया खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी, इसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। दूसरा, इसका उत्खनन किया गया 1926 और 1946 में। 1926 में इसका उत्खनन किया गया माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, 1946 में इसका उत्खनन किया गया मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर ने इस दुर्ग जो गढ़ी है इसको माउंट एबी की संज्ञा दी। इसके अलावा यहाँ एक एफ टीला है और दूसरा ई टीला है। जो एफ टीला वाला क्षेत्र है इसमें जो है 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, 12 6 की पंक्ति में 2 पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिली है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से एक मोहर पर ऐसा चित्रांकन किया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे धरती माता या उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक मोहर पर खरगोश का अंकन है। एक ऐसा अंकन किया गया है कि गरुड़ सांप को पैर में दबाए हुए दिखाया गया है। दक्षिण क्षेत्र में एक कब्रगाह मिली है जिसे R37 कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा ताबूत के, लकड़ी के ताबूत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ये हमारा जो स्थल है ये है हड़प्पा। आगे चलते हैं। दूसरा स्थल हम लेते हैं मोहनजोदड़ो। देखें, मोहनजोदड़ो अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है गनेरीवाल, ये सबसे बड़ा स्थल है। और उसके बाद देखें तो दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। एक विद्वान हुए हैं पिग्गट, पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां बताया है। सिंधु नदी से ये आपस में जुड़े हुए थे। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। और जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखें, मोहनजोदड़ो की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज की गई है R.D. बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी के द्वारा 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बैनर्जी के द्वारा 1922 में की गई है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो से भी क्या क्या मिला है हमें, देखें वही इसके भी 2 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो से हमें
एक संरचना मिली है जिसे हम कह सकते हैं विशाल अन्नागार। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना जो थी वो विशाल अन्नागार थी। इसका जो साइज है कुल 45.71 इंटू 15.23 मीटर, 45.71 इंटू 15.23 मीटर ये इसका साइज है। आकार जो है ये 27 खंडों में बटा हुआ था। एक तो ये अन्नागार हो गया, यहां से एक स्नानागार मिला है। इस तरह आयताकार जो है वो आकृति थी। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी, कुल 9 सीढ़ियां थी, 9 सीढ़ियां थी दोनों तरफ। दक्षिण की सीढ़ियां वैसे नष्ट हुई मिली हैं। इसके लिए इधर से जल निकासी का मार्ग भी था, ठीक है। एक दोहरी गुंबद वाला कुआं भी था। इस स्नानागार को जिप्सम के गारे से लिपिबद्ध किया गया था, जिप्सम के गारे से लिपिबद्ध किया गया था। स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल ने यह कहा है कि यह तात्कालीन विश्व का आश्चर्य था। तात्कालीन विश्व का इसको क्या बताया जॉन मार्शल ने? आश्चर्य बताया। ये भी ध्यान रखें कि किसने बताया है, तो जॉन मार्शल ने स्नानागार को तात्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। स्नानागार के ऊपर की ओर 8 कक्ष बने हुए थे पंक्तियों में, ठीक है। और स्नानागार का प्रयोग ऐसा माना जाता है कि किसी विशेष आनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। आनुष्ठानिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सभागार, महाविद्यालय, सभागार मिला है, महाविद्यालय मिला है, पुरोहित आवास मिला है। इसके अलावा यहाँ से देखें तो एक कांसे की नृत्यरत प्रतिमा मिली है, कांसे की स्त्री की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली है। मैंने आपको ये बताया था सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और अगर अभिलेख युक्त मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है, लेकिन सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली है। देखें, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मोहनजोदड़ो किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है, ठीक है। अगर ये पूछे किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है। पिग्गट विद्वान हुए हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां बताया है, ठीक है। इसकी खोज आर.डी. बैनर्जी द्वारा 1922 में की गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, या इसे हम कह सकते हैं सिंध का बाग या सिंध का नकलिस्तान, ठीक है। इसको उपमा दी जाती है। यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार जो है 45.71 इंटू 15.23 मीटर है। इसके अलावा ये 27 खंडों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो की अगर देखें तो सबसे बड़ी जो इमारत है वो ये विशाल स्नानागार ही है, अन्नागार ही है। इसके अलावा यहाँ से स्नानागार मिला है जिसका आकार 39 इंटू 23 इंटू 8 फुट में था, 39 इंटू 23 इंटू 8 फुट में था स्नानागार का। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जल निकासी के लिए एक नाली निकाली गई थी। दोहरी गुंबद वाला कुआं था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि विशेष जो अनुष्ठानिक कार्य हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जिप्सम के गारे से इसे लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ से सभागार मिला है, महाविद्यालय मिला है, पुरोहित आवास मिला है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा एक कांस्य नृत्यरत प्रतिमा मिली है। इसके अलावा सर्वाधिक मोहरे की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने एक स्थल और कर लेते हैं पाकिस्तान का, उसके बाद भारत वाले स्थलों पर आते हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान का जो तीसरा स्थल जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चन्हुदड़ो, छोटा सा स्थल है, तो उसको भी कर लेते हैं एक बार। चन्हुदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। प्रांत का भी ध्यान रखें, हड़प्पा पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है।
और ये चंद्रहुदड़ो भी सिंध प्रांत में है। इसकी खोजकर्ता जो है, उस खोज या उत्खनन की बात करें तो एनजी मजूमदार, नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में, और 1935 में यहाँ सर्वे कार्य किया अर्नेस्ट मैके ने। मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रहुदड़ो जो है उसके दोनों में से कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था। एक तो ये ध्यान रखें कि कोई भी भाग उसका क्या नहीं था, दुर्गीकृत नहीं है चंद्रहुदड़ो का। एक यहाँ पर ऐसी चित्रांकन मिला है कि जिसमें एक स्त्री को ध्वज लिए हुए दिखाया है, स्त्री को ध्वज लिए हुए दिखाया है, जिसे भारत माता की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा मैके ने यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना खोजा। मनके बनाने का कारखाना लोथल में भी मिला है और चंद्रहुदड़ो में मिला है। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक या अंजन शलाका, या लिपस्टिक, इसके साक्ष्य मिले हैं। अंजन शलाका मतलब जो काजल डालने की जो लकड़ी होती है उसे अंजन शलाका कहा जाता है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा वक्राकार ईंटें चंद्रहुदड़ो से मिली है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हमें चंद्रहुदड़ो से मिली है। दोबारा देखें, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में 1931 में एनजी मजूमदार ने खोजा इसको, 1935 में मैके ने यहाँ पर कार्य किया। दुर्गीकृत कोई भी भाग इसका दुर्गीकृत नहीं है, कोई भी भाग इसका दुर्गीकृत नहीं। एक ध्वज में एक स्त्री को ध्वज लिए हुए दिखाया गया जिससे भारत माता की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर मैके ने मनके बनाने का कारखाना खोजा था। वक्राकार ईंटें मिली है यहाँ से। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक और अंजन शलाका, इनके साक्ष्य मिले हैं। एक अंतिम स्थल है छोटा सा, केवल आपको एक लाइन याद रखनी है, ये भी पाकिस्तान में ही है, अल्लाह दीनो। यहाँ पर जो कार्य किया वो फेयर सर्विस ने कार्य किया। आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो वो अल्लाह दीनो है। तो ये पाकिस्तान के हमारे 3-4 जो इंपॉर्टेंट स्थल थे ये कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो पाकिस्तान के हमने आज 4 स्थल कर लिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लाह दीनो और चंद्रहुदड़ो, ठीक है। इससे आगे का हम जो भारत के स्थलों, भारत के जो मुख्य स्थल हैं इनको कल पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से पढ़ें, एक बार 1-2 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। सभी को धन्यवाद।